अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन वो तरीका है जिसकी हेल्प से हम बहुत बड़े नंबर्स या फिर बहुत छोटे नंबर्स को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम फॉर्मुलाइज करते हैं एज नंबर इज इक्वल टू मेंटिसा इंटू 10 टू द पावर एक्सपोनेंट, जहां मेंटिसा कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। साइंटिफिक नोटेशन की बहुत अहमियत है। सबसे पहले तो ये लार्ज नंबर्स को सिंपल कर देता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। दूसरा, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को भी इजी कर देता है। जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल में दो नंबर्स देख सकते हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो और वो काफ़ी इजी है। कैसे होगी कि जो मेंटिसाज हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास 4 10 पावर 16 आंसर आ जाएगा। प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10, इसे हम डिफाइन करते हैं एज a mechanism through which a term in a scientific notation is expressed by giving a proper name to its power of 10। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर ऑफ 10 होती है उसको हम एक प्रॉपर नेम दें तो दैट इज प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ हाउस फ्लाई इज 5 10 पावर -3 मीटर विच इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर्स। अब ये 5 मिलीमीटर्स कैसे है, यहाँ पे 10 पावर -3 जो है दैट इज एक्चुअली मिली की वैल्यू है, मिली की पावर है। सो देयरफॉर हमने 5 मिलीमीटर्स कर दिया है। इसी तरह द डिस्टेंस ऑफ अ सैटेलाइट 8.25 10 पावर 5 मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 825 किलोमीटर। ये फिगर आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए बिकॉज ये प्रीफिक्सेस ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं। Next is some rules to write unit symbols and unit names. The first rule is unit symbols are printed in Roman, for example m for meter, s for second and so on. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो यूनिट सिंबल्स हैं इनको आप इधर लोअर केस में लिख सकते हो या फिर आप अपर केस में भी लिख सकते हो। अब जब कभी भी किसी साइंटिस्ट का नेम यूज होगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो है यूनिट का दैट शुड ऑलवेज बी कैपिटल। उसके बाद के जितने भी लेटर्स आते हैं वो आप लोअर केस में लिख सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल ऑलवेज बी अपर केस। जैसे कि जाउल जो है दैट इज एक साइंटिस्ट का नेम, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने इसका जो यूनिट सिंबल है दैट इज आल्सो कैपिटल। सिमिलरली जो हर्ट्ज है वो भी हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम है, तो उसका भी जो यूनिट सिंबल का फर्स्ट लेटर है दैट इज अपर केस। सो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब दूसरा रूल क्या है, ये है कि प्रीफिक्सेस जो है हम उनको आइसोलेशन में नहीं लिख सकते, यानी अकेले हम किसी भी प्रीफिक्स को नहीं लिख सकते। यानी हम सिंपली किलो नहीं लिख सकते, सिंपली मिली नहीं लिख सकते, सिंपली नैनो नहीं लिख सकते। हम उसके साथ एक ना एक यूनिट ज़रूर कंबाइन करेंगे, जैसे कि किलोमीटर हो गया है, पिकोमीटर हो गया है या नैनोमीटर हो गया है, ठीक है। इसी तरह हम प्रीफिक्सेस को कंबाइंड या कंपाउंड फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि हम नैनो मिली, पिको मिली इस तरह से नहीं लिख सकते। या तो यूनिट एंड प्रीफिक्सेस की कॉम्बिनेशन होगी, अदरवाइज हमने ना तो सेपरेट लिखना है इनको, ना हमने इन दोनों प्रीफिक्सेस को कंबाइंड फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में लिखना है। तीसरा इसका रूल क्या है कि जब हम प्रोडक्ट्स या क्वोशंट्स की बात करते हैं तो यूनिट सिंबल्स को हम नॉर्मल अल्जेब्रिक रूल्स की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर है, बस इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस दे देना है और न्यूटन मीटर लिख देना है, ये सिंपल प्रोडक्ट वे में है। या फिर हम इन दोनों के दरमियान क्या डाल दें, डॉट डाल दें। डॉट क्या इम्प्लीमेंट करता है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी न्यूटन मीटर की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सिमिलरली अगर हम क्वोशंट की बात करें तो मीटर पर सेकंड है तो ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड लिख सकते हैं, या फिर हम मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। फोर्थ रूल क्या है कि इट इज़ नॉट परमिसिबल टू यूज एब्रीवेशंस फॉर यूनिट सिंबल्स और यूनिट नेम्स। फॉर एग्जांपल SEC फॉर सेकंड इज इनअप्रोप्रिएट। हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि सेकंड आ जाए तो हम उसके लिए SEC लिख देते हैं, ये एक गलत तरीका है, ये इसके मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। इसके मार्क्स हमेशा कट होंगे अगर आप एब्रीवेशंस की फॉर्म में सेकंड का यूनिट सिंबल लिखें, ठीक है। यूनिट्स के जो हमारे पास सिंबल्स हैं बस वही लिखने हैं, जैसे कि सेकंड के लिए स्मॉल s है, मीटर के लिए स्मॉल m है, किलोग्राम के लिए kg है। इसी तरह से इनके जो सिंबल्स हैं वही यूज़ करने हैं, एब्रीवेशंस नहीं यूज़ करनी।
इसी तरह जब हमारे पास when the multiple of the unit is raised to power implies power to whole multiple not just a unit, ठीक है। यूजुअली हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ मीटर के ऊपर स्क्वायर लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि हमने सेंटीमीटर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, यानी सेंटी के ऊपर भी स्क्वायर है, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है, बट दिस इज जस्ट द वे टू राइट इट। यानी जिस तरह से आगे आप ये ब्रैकेट में देख सकते हो कि ये हमने लिख दिया है कि 10 पावर -2 क्या है, बेसिकली सेंटी की वैल्यू है। तो 10 पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर जो है दैट इज द करेक्ट वे, यानी दोनों पर प्रीफिक्स पे और यूनिट दोनों पर स्क्वायर अप्लाई होगा, पावर अप्लाई होगी। अब है रूल्स फॉर यूनिट नेम्स। तो यूनिट नेम्स को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स नेम प्लस यूनिट नेम इज अ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जांपल मिलीग्राम नॉट मिली डैश ग्राम, यानी कि अगर आप प्रीफिक्स और यूनिट नेम जो है उनको कंबाइन करते हो तो फिर आप उनके दरमियान कोई डैश या कोई कॉमा या कोई डॉट इस तरह की कोई सिंबल्स नहीं लगाओगे, बस सीधे सीधे उनका नाम लिखोगे एंड एक साथ लिखोगे एक वर्ड की फॉर्म में, जैसे कि मिलीग्राम है, किलो पास्कल है, एक्सेट्रा, विदाउट एनी डैश, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी पीरियड, ठीक है। The second point is quantities can be expressed both as unit symbols and unit names if appropriate, ठीक है। quantities जो है हम उसको both unit symbols की तरह भी हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर हम यूनिट नेम्स की तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे 2.1 मीटर पर सेकेंड, ये अब किस तरह के फॉर्म में है? यूनिट सिंबल्स की फॉर्म में है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.1 मीटर्स पर सेकेंड, तो अब ये यूनिट नेम की फॉर्म में है। इसी तरह थर्ड पॉइंट पे आते हैं विच इज यूनिट सिंबल्स आर प्रिंटेड इन रोमन। फॉर एग्जांपल M फॉर मीटर, S फॉर सेकेंड, J फॉर जूल, Z फॉर हर्ट्ज, एक्सेट्रा। अब ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्ट में ही फुल क्लियर समझा दिया है, तो अगर सपोज समझ नहीं भी आई है तो यू कैन गो बैक इन द वीडियो, रिपीट दैट पॉइंट एंड लर्न इट। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिफाइन करते हैं एज एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। बहुत से केसेस में अनसर्टेनिटी को सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू इंडिकेट किया जाता है। अनसर्टेनिटी एरर को कहते हैं जो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से कॉज हो सकती है। अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते, सून वी विल बी स्टडीइंग अनसर्टेनिटी एंड एरर्स इन डिटेल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करते हैं। सपोज हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस हम 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसमें अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर की है। अब अगर हम डिस्क का रेडियस मेजर करते हैं और वो हमारे पास 6.0 सेंटीमीटर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ द डिस्क है दैट लाइज बिटवीन 5.9 सेंटीमीटर एंड 6.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है 6.0 सेंटीमीटर, उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखते हैं वो जनरल रूल्स जिनके थ्रू हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला रूल हमें कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि हमारे पास 1 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल 1 से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास है 47.872। अब इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। दे आर ऑल नॉन जीरो एंड दे आर फ्रॉम 1 to 9। अब दूसरा रूल क्या कहता है? जीरोज इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान हमारे पास जीरोज आ जाएं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल 2 आप देखें, 301.5008 है 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके दरमियान जितने भी जीरोज आए हैं वो सब के सब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड रूल कहता है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाए, जीरोज आ जाए, तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल 3 में देखें, एग्जाम्पल 3 क्या है? 0.000567 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Why? Because all the zeros to the left are not significant. अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जीरोस आ जाते हैं तो वो या तो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। अब किस केस में सिग्निफिकेंट होंगे? कि जब हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस यूज हों। जैसे कि आप 4A में देख सकते हैं 5.200 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिंस ये डेसिमल फ्रैक्शन में है तो इसलिए जीरोस जो है उनको भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। दूसरा केस कहता है कि इन इंटीजर्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो राइट साइड पे ज़ीरोज़ हैं वो खामखा हमारे पास सिग्निफिकेंट हो। वो तभी हम बता सकते हैं कि अगर हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का पता हो। जैसे कि 4b एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें हमने कहा है कि 5 लैक्स जो है यहाँ पे हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं या फिर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द लीस्ट काउंट। ठीक है। फिफ्थ जो रूल है वो कहता है कि इन साइंटिफिक नोटेशन फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। जितने भी हमारे पास फिगर्स हैं पावर ऑफ 10 के अलावा वो सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है कैलकुलेशंस में हम दो किस्म के कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप एग्जांपल डायरेक्ट देखें, हमारे पास यहाँ 3 क्वांटिटीज हैं। ठीक है। इन 3 क्वांटिटीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। अब वो जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे और हम बताएंगे कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात भी है कि अगर रिजल्ट में राउंड ऑफ हो सकता है, यानी राउंडिंग हो सकती है, तो आपने रिजल्ट को पहले राउंड ऑफ करना है, उसके बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं और अपना रिजल्ट बताना है कि जी इस क्वांटिटी में इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते कि जैसे आपके पास ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, इन तीनों क्वांटिटीज के आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लें सिग्निफिकेंट फिगर्स और फिर उनको ऐड करके बता दें कि जी इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो नो, इट्स रॉन्ग। आपने इनको ऐड कर देना है, ये ऑपरेशन आपने कंप्लीट कर देना है, उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ राउंडिंग ऑफ हो सकता है तो आपने क्या कर देना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है और आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है विच इज 5, तो हमारे पास यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं, 5। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी उसी तरह है जैसे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है, बस ऑपरेशन डिफरेंट है। यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगी, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनको देखा जाएगा कि जिस क्वांटिटी में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसी क्वांटिटी के सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर के मुताबिक हमारे पास रिजल्ट में सिग्निफिकेंट नंबर्स फिगर्स आने चाहिए। कैसे, देखें एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है 45.26 मल्टीप्लाइड बाय 2.41। अब इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, 2.41 में है। यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो अब रिजल्ट तो हमारे पास बहुत बड़ा आया है, 109.0766 आया, यानी इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो हम क्या कर देंगे कि हम अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस कर देंगे, यानी हम 109 जो है वो अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है। या फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में से लिख सकते हैं 1.09 10 to the power 2। Dimensional analysis. The word dimension has a special meaning in physics. It denotes the physical nature of a quantity. अब dimensions physical nature of quantity को कैसे represent करते हैं, तो अगर आप देखें हमारे डेली लाइफ में अगर हम जितनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं उन सब में डायमेंशन जो है वो इम्पॉर्टेंटली नज़र आते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई चीज़ 2 डायमेंशनल है, सपोज हमारे पास हम कोई सर्कल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, कोई पेज ले लेते हैं, तो उसकी हम कहते हैं कि उसकी लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है। सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्वांटिटीज आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी क्वांटिटी के नेचर को डायमेंशंस इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल डायमेंशंस, दैट इज एल, एम, टी, लेंथ, मास, टाइम, इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिनोट डायमेंशंस, ठीक है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस लिखे हुए हैं, ऐसा यूनिट्स उसके लिखे हुए हैं और यूएस कस्टमरी यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब डायमेंशंस देखें, मीटर स्क्वायर के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, एल स्क्वायर जाएंगे। एल जो है ये लेंथ के डायमेंशंस को डिनोट करता है। अब मीटर पर सेकंड में टी जो है ये सेकंड के डायमेंशंस को डिनोट करता है। जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हों उन सब के डायमेंशंस को हम तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम उनको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें पहले, ठीक है। तो अगर आपके पास न्यूटन मीटर है, पास्कल है,
ठीक है, न्यूटन है सिर्फ, जॉउल है, हर्ट्ज है, उसको पहले आपने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है एंड देन उसकी डायमेंशन एनालिसिस करनी है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि डू ऑल क्वांटिटीज हैव डायमेंशंस? तो नो, ऑल क्वांटिटीज डू नॉट हैव डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेन है, एंगल है, इस तरह की और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनकी आपके पास डायमेंशंस नहीं है। या फिर अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो जितने भी यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस नहीं होते। यूनिट है तो डायमेंशन होगी, यूनिट नहीं है तो डायमेंशंस भी नहीं होंगे। अब डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि हम इक्वेशंस जो है, स्पेसिफिक इक्वेशंस को हम चेक कर सकें, क्योंकि डायमेंशंस जो है ये हमारे पास अलजेब्रिक क्वांटिटीज की तरह काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो तभी हम कर सकते हैं अगर उनके डायमेंशन सेम हो। इसी तरह अगर इक्वेशन के दोनों साइड जो है वो इक्वल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वेर x जो है इसके डायमेंशंस क्या है, l है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है और लेंथ के डायमेंशंस l है। और हाफ एज इट इज हमने लिख देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका, एक्सेलरेशन का है, और सेकंड स्क्वायर हमारे पास टाइम का हो गया। अब सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मीटर ही रह जाएगा, ये रहा लेंथ के डायमेंशन ही रह गए। तो बोथ साइड्स पे सेम डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें कहते हैं कि शो दैट द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहाँ पे v जो है दैट इज द स्पीड और वेलोसिटी, a जो है दैट इज एक्सेलरेशन, t जो है दैट इज टाइम। तो पहले हम v के डायमेंशंस निकालते हैं, तो v की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, मीटर के डायमेंशंस l है और सेकंड के t है, तो ये हमारे पास v के डायमेंशंस आ गए। अब a t के डायमेंशंस निकालेंगे तो a एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t टाइम t हो जाएगा, t और t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, l बाई t। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, हेंस v इज इक्वल टू a t इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आपका क्या काम है कि आपने और इक्वेशंस को प्रैक्टिस करना है और फिजिकल क्वांटिटीज लेनी है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, इनके डायमेंशंस आपने निकालने हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अनसर्टेनिटी और एरर पढ़ेंगे। किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।